Hello everybody, welcome back to my channel Educational Panacea. My name is Bhanu Pratap. So guys, आज जो मैं कंटेंट आपके साथ लेके आया हूँ दैट इज अबाउट द रेस्ट गेस्ट एविडेंस एक्ट का सेक्शन 6 आज हम डिस्कशन करेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलरली नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और आप मेरे डिस्क्रिप्शन जरूर देखिए क्योंकि मैंने सीआरपीसी के ऊपर 28 वीडियोस ऑलरेडी बना रखी है। मेरी एविडेंस की 4th वीडियो है और एविडेंस की सीरीज चल रही है। इसके साथ ही नेक्स्ट वीक मेरी सीपीसी के ऊपर लाइव लेक्चर्स आने वाले हैं जो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे और अपडेट ले सकते हैं। मैंने टेलीग्राम का हैंडल भी दे रखा है तो आप मुझे ज्वाइन जरूर करिए। इसके अलावा मेरे चैनल पे लेबर लॉस की 60+ वीडियोस अवेलेबल है। फुल कोर्स 12 से ज्यादा इंटायर कवरेज ऑफ दैट मैंने करा रखी है। जो भी स्टूडेंट्स ईपीएफओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं या नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो आज जो कंटेंट हम कराने जा रहे हैं एविडेंस का वो सेक्शन 6 है जो रेस्ट गेस्टे के ऊपर बात करता है। और रेस्ट गेस्टे का एविडेंस एक्ट के अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंस है। क्यों इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंस है? द रीजन बीइंग कि रेस्ट गेस्टे काफी सारे जो एविडेंसेस हम कोर्ट में प्रूव करते हैं जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जिनको हम कहते हैं वो हम रेस्ट गेस्टे के प्रोविजन या रेस्ट गेस्टे के प्रिंसिपल के बेसिस पे ही प्रूव कर पाते हैं। तो जरा देखते हैं आज। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं हैंडल्स पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। चैनल का लोगो मैंने आपको दे दिया है और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप प्लेलिस्ट मेरी जरूर चेक करिए। अब देखिए सेक्शन 6 रेस्ट गेस्टे की बात करता है। सबसे पहले रेस्ट गेस्टे का मतलब हम वैसे जनरली समझने की कोशिश करते हैं। ये एक इंग्लिश लॉ प्रिंसिपल है। एविडेंस एक्ट में कई बार क्या होता है कि हमारे पास ना डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल नहीं होता। हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल नहीं होता चीजों का। अब उसमें क्या होता है कि जब कोई चीज का डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल है, मान लीजिए एक मर्डर हुआ तो मर्डर में हमारे पास ना ही सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल है, ना ही कोई आई विटनेस अवेलेबल है। तो फिर हम एक मर्डर को प्रूफ कैसे करेंगे? तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक चेन ऑफ इवेंट्स बनानी पड़ेगी। हमें एक चेन ऑफ इवेंट्स बनानी पड़ेगी और उस चेन ऑफ इवेंट्स को बना के हमें ये किसी भी पर्सन का, किसी भी एक्यूज का गिल्ट स्टैब्लिश करना पड़ेगा। जिस चेन ऑफ इवेंट्स को हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के बेसिस पे भी बनाते हैं। और ध्यान रखना, मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में अगर आप चेन ऑफ इवेंट बना रहे हैं तो वो कोई और प्रोबेबिलिटी स्टैब्लिश ना करे अदर देन द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो रेस्ट गेस्टे का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। देखिए सेक्शन 5 आपका कहता है कि सेक्शन 5 से लेकर 55 तक जो आपका चैप्टर 2 है वो रेलिवेंसी के ऊपर बात करता है। तो सेक्शन 5 कहता है कि हम फैक्ट इन इशू जिसको हमें प्रूव करना है उसके लिए भी एविडेंस दे सकते हैं और अदर फैक्ट्स के लिए भी हम एविडेंस दे सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो वैसे तो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, मगर अगर हम उन्हें चेन के ऑर्डर में, एक सीक्वेंस के ऑर्डर में सेट करें तो वो जिस टाइम पे वो इवेंट हुआ है, जिस टाइम पे वो ऑफेंस कमिट हुआ है, तो उसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही रेलेवेंट साबित होंगी। तो हम उसको कोर्ट में एडमिसिबल एज एन एविडेंस कर सकते हैं और उसी के ऊपर सेक्शन 6 बात करता है। दूसरी बात, आपने हियर से एविडेंस सुना होगा, कहीं सुनी बात जिसको हम कहते हैं हियर से एविडेंस। कि मैंने, लेट सपोज मैं एग्जांपल दे देता हूं हियर से एविडेंस का, कि मैंने कोई बात सुनी, ठीक है, और मैंने वो बात अपनी सिस्टर को बताई तो मेरी सिस्टर ने जाके गवाही दी। मैंने डायरेक्ट गवाही नहीं दी, मैंने वो बात सुनी थी तो मैं ओरल एविडेंस दे सकता था वहां पे, लेकिन मैंने गवाही नहीं दी, मेरी सिस्टर ने गवाही दी। तो सिस्टर ने सुनी हुई बात पे गवाही दी है, दैट इज एन हियर से एविडेंस। तो हियर से एविडेंस आपका यूजुअली एविडेंस एक्ट के अंदर इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट दैट सिग्निफिकेंट, एडमिसिबल नहीं होता वो यूजुअली। मगर रेस्ट गेस्टे का जो प्रोविजन है, जो प्रिंसिपल हम पढ़ रहे हैं आज, ये वाला एक तरीके का एक्सेप्शन टू द हियर रूल ऑफ हियर से एविडेंस है। तो रेस्ट गेस्टे आपका हियर से एविडेंस के एक्सेप्शन की तरह वर्क करता है। अब जरा देखते हैं कि बेयर एक्ट का प्रोविजन क्या कहता है। बेयर एक्ट कहता है कि फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू, नॉट इन इशू का मतलब कि ये जो फैक्ट्स जिनको हम, जिनकी रेलेवेंसी स्टैब्लिश करें, ये फैक्ट्स इन इशू नहीं है, ये फैक्ट्स इन इशू नहीं है, आर सो कनेक्टेड विद अ फैक्ट इन इशू। मगर ये फैक्ट इन इशू जिसको हमें प्रूफ करना है, जिसको, जिसके होने या जिसके नहीं होने को हमें प्रूफ करना है, जो फैक्ट इन इशू, आप मेरी फैक्ट इन इशू की वीडियो देख सकते हैं, मैंने एविडेंस की लिंक दे रखी है। दो कनेक्टेड विद अ फैक्ट इन इशू सो एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे मर्डर को, अगर मान लीजिए मर्डर, एग्जांपल दे रहा हूं कि मर्डर हुआ है या कोई इवेंट हुआ है, कोई भी क्राइम ऑफेंस कमिट हुआ है, तो उसको मैं एक ट्रांजैक्शन मान रहा हूं। और डायरेक्टली अगर कोई चीज कनेक्टेड भले ही ना हो, मगर वो किसी ट्रांजैक्शन का पार्ट बनती है,
मतलब कि उस ऑफेंस में जो वो ऑफेंस कमिट हुआ अगर उसका पार्ट बनती है तो लॉ की नजर में दैट पोर्शन इज रेलिवेंट और उसको हम कोर्ट में एडमिसिबल कर सकते हैं एज एन एविडेंस। अब यहां पे देखिए, वेदर दे ऑक्योर्ड एट द सेम टाइम, सेम प्लेस डिफरेंट टाइम। लॉ कहता है कि सेम टाइम पे सेम प्लेस पे वो इवेंट हो रहा है तो भी चलेगा और डिफरेंट टाइम या डिफरेंट प्लेस पे हो रहा है तो भी चलेगा। लेकिन यहां पे डिफरेंट टाइम वाले में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि डिफरेंट टाइम के अंदर उसका कनेक्शन उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से होना चाहिए, क्योंकि अगर उसका कनेक्शन उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से नहीं हुआ तो आप उसको रेस गेस्टे में फॉल नहीं करवा सकते। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स सी सम ऑफ द इलस्ट्रेशन ऑफ द एग्जांपल गिवन इन द बुक। आपको मैंने बता दिया कि रेस गेस्टे इज एन एक्सेप्शन टू द हियरसे रूल। देखिए, A is accused of the murder of B by beating him. Whatever said or done by A or the B, A or B or by the bystanders at the beating shortly before or after form the part of the transaction. Example देता हूं। ये बंदा इसकी पिटाई कर रहा है और ये बंदा एब्यूजिव वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा है। ये बंदा इसको धमकी दे रहा है। वहां पे बाई स्टैंडर्ड खड़े हैं। बाई स्टैंडर्ड क्या होता है? जो आसपास सामने आसपास खड़े होते हैं ना, जो देख रहे होते हैं। आपने देखा होगा कभी भी सड़क पे लड़ाई होती है, लोग लड़ाई रुकवाने तो जाते नहीं, उल्टा आराम से खड़े होकर देख रहे होते हैं। ओ माय गॉड, लड़ाई कर रहा है, यस वेरी गुड, करो करो। तो लोग तो एंजॉय कर रहे होते हैं। तो वहां पे बाई स्टैंडर्ड मान लीजिए कुछ बाई स्टैंडर्ड ने वहां पे बोला, यार रुको रुको रुको, उसको जल्दी रोको नहीं तो उसको जान से मार देगा। एक स्टेटमेंट दी, जान से मार देगा। तो ये स्टेटमेंट का हालांकि डायरेक्टली कोई नाता नहीं, उसने बस ये बात बोली। अब यहाँ पे ये बंदा एब्यूजिव गालियों का इस्तेमाल कर रहा है, इसको धमकी दे रहा है इस बंदे को जान से मारने की। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी जा रही हैं, तो ये सारी स्टेटमेंट उस ट्रांजेक्शन का पार्ट है। मतलब जो पिटाई कर रहा है ये बंदा, इसकी जो पिटाई कर रहा है, ये सारी स्टेटमेंट, चाहे वो बाई स्टैंडर्ड दे रहा हो, चाहे वो गालियां जो ये बंदा दूसरे को दे रहा है, जिसकी पिटाई कर रहा है उसको दे रहा है, ये सारी ही आपका उस ट्रांजेक्शन का पार्ट बनेंगी और ये एविडेंस में रेलिवेंट हो जाएगी और एडमिसिबल भी हो जाएगी। ध्यान रखना, एक चीज से कंफ्यूज मत करना अपने आप को कि जरूरी नहीं है कि कोई चीज अगर रेलिवेंट हो तो वो हमेशा एडमिसिबल होगी। उसका लीगली रेलिवेंट होना जरूरी है। कोई चीज ऐसा हो सकता है कि वो लॉजिकली रेलिवेंट हो, मगर वो लीगली सेक्शन 5 से लेकर 55 के ब्रैकेट में फॉल नहीं करेगा तो लॉ उसको एडमिसिबल नहीं करेगा। उसके लिए उसका जरूरी है कि अगर वो लीगली या लॉजिकली रेलिवेंट है तो वो 5 से 55, मतलब सेक्शन 5 से 55 ऑफ द एविडेंस एक्ट में फॉल करना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द सेकंड इलस्ट्रेशन, A sues B for libel contained in a letter forming a part of the correspondence. Letters between the parties are forming the part of the correspondence are a relevant fact, though they do not contain the libel itself. देखिए, मैंने किसी को 10 लेटर भेजे और उसमें से एक लेटर में मैंने कुछ ऐसे फैक्ट्स भेजे थे जिससे मैं सामने वाले को डिफेम कर रहा था। लिबल क्या होता है मैं बता देता हूँ। दो किस्म से आप डिफेमेशन कर सकते हैं। एक लिबल की फॉर्म में जिसको हम रिटन भी बोलते हैं, और एक होता है स्लैंडर, जब आप ओरली या फिर जेस्चर्स के थ्रू, जो टेम्पोररी या ट्रांजिएंट फॉर्म ऑफ डिफेमेशन भी कहलाती है, उसके थ्रू जब आप किसी को डिफेम करते हैं तो दैट इज कॉल्ड स्लैंडर। तो 10 लेटर में से आपने एक या दो लेटर में लिबल कंटेंट था। लिबल मतलब आपने किसी को डिफेम करने की बात कही हुई थी, और वो बाकी लेटर्स में लिबल कंटेंट नहीं था। बाकी लेटर्स में ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिखा था जिसमें लिबल कंटेंट हो, मगर फिर भी बाकी लेटर्स और वो जो सीरीज ऑफ लेटर भेजा गया है वो चीज अपने आप में एक रेलेवेंट फैक्ट बन जाएगी ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द रूल ऑफ रेस गेस्टे। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल, A is accused of waging war against the government of India by taking part in an armed insurrection in which properties is destroyed troops. देखिए, वेजिंग वॉर की प्लान चल रही है। आपको पता है कि अगर आप वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट करते हैं तो आपको मौत की सजा तक है इस चीज में, डेथ पेनल्टी भी है इसमें। अब हुआ क्या, यहाँ पे 6 इंसिडेंट हुए। एक जगह पे प्रिपरेशन चल रही थी। मान लीजिए एक इंसिडेंट दिल्ली में हुआ, एक इंसिडेंट आपका मुंबई में हो रहा था वेजिंग वॉर की, एक इंसिडेंट मान लीजिए किसी ने बैंगलोर में करा, एक इंसिडेंट फॉर एग्जांपल लेट सपोज किसी दूसरे टाउन में करा, चेन्नई ले लेते हैं एग्जांपल। तो अलग अलग जगह लोग जो इंसिडेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, मान लीजिए ए जो बंदा है ये दिल्ली में और बैंगलोर में या मुंबई में पार्टिसिपेट किया था, इसने बाकी जगह पार्टिसिपेट नहीं किया था, मगर
सेम किस्म के जो इंसिडेंट है, सेम किस्म का जो आर्म्ड इंसरेक्शन है वो इन जगहों पे भी हो रहा था। तो ये जो बात है ये भी एक रेलिवेंट फैक्ट कहलाएगी। हालांकि ए पर्सनली उनमें इन्वॉल्व नहीं था, हालांकि ए ने पर्सनली अपनी पार्टिसिपेशन अदर जगहों के इंसरेक्शन में नहीं दी थी, मगर क्योंकि वो एक चेन ऑफ इवेंट का पार्ट है तो वो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस गेस्टे की एप्लीकेशन सेक्शन 6 की एप्लीकेशन की वजह से वो एक रेलिवेंट फैक्ट कहलाएगा। अगला इलस्ट्रेशन, whether certain goods were ordered from B were delivered to A। अब क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मतलब हुआ ये है आपका फैक्ट इन इशू। The goods were delivered to several intermediate persons successively, each delivery is a certain fact। अब देखिए, इस बी से ए को सामान डिलीवर करना है, बी ने पहले सी को भेजा था, फिर सी ने आगे ई को भेजा था, ई ने आगे एफ को भेजा था, एफ ने आगे आई को भेजा था, आई ने आगे जे को, आई ने आगे सीधा ए को भेजा था। इस तरीके से सामान बी से ए की तरफ गया है। अब यहाँ पे ये जो बी ने सी को भेजा या बी ने सी ने आगे भेजा फिर इसने आगे भेजा, ये सारी बातें एक चेन फॉर्म करती हैं, ट्रांजैक्शन का पार्ट बनती हैं, और कोर्ट में ये सारी ही बातें सेक्शन 6 में एक रेलिवेंट फैक्ट कहलाएगी। अब जरा हम कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स करते हैं, हालांकि मैं जजमेंट्स और भी इसमें बनाने वाला हूं, तो मैं रेस गेस्टे का जो सेकंड पार्ट बनाऊंगा उसमें मैं और जजमेंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा, ताकि इस टॉपिक पे आपके पास 8-9 जजमेंट्स हो। 4 जजमेंट्स में अभी आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं। हाँ, अब एक इंपॉर्टेंट पोर्शन भी मुझे आपको बताना था कि क्या एफआईआर रेस गेस्टे हो सकता है। मैं आपको ऑलरेडी आपका सीआरपीसी की मेरी जो वीडियोस, आप प्लीज लिंक एक बार जरूर देख लेना, प्लेलिस्ट की जो लेटेस्ट वीडियोस है उसमें मैंने ये डिस्कशन किया है। सीआरपीसी भी एक रेस गेस्टे है अगर वो एक सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट है, और इसमें मैंने दूधनाथ पांडे की जजमेंट को डिस्कशन किया था कि दूधनाथ पांडे में क्या होता है कि दूधनाथ पांडे एक ब्रदर को, पप्पू नाम के लड़के को मार देता है, तो पप्पू की जो सिस्टर होती है रंजना, वो तुरंत स्कूल से भागती है, और 45 मिनट के अंदर ही वो, जब उसको पता चलता है उसके भाई को दूधनाथ पांडे ने गोली मार दी है, तो 45 मिनट के अंदर ही स्कूल से भाग के वो थाने जाती है और रिपोर्ट दर्ज करवा देती है। तो कोर्ट उसमें बोलता है कि उस टाइम पे जो एफआईआर को दर्ज कराया गया, तो 45 मिनट के अंदर इट इज इम्पॉसिबल कि वो को प्लानिंग करे और एफआईआर तब दर्ज कराए। तो वहां पे वो एक जेन्युइन एफआईआर का, कोर्ट ने उसको जेन्युइन एफआईआर कंसीडर किया था, और उस पर्टिकुलर फैक्ट को, एफआईआर में जो इंफॉर्मेशन थी उसको एक रेलिवेंट फैक्ट माना था, और उसको सेक्शन 6 के थ्रू एविडेंस में एडमिसिबल किया था। तो उस जजमेंट से हमें ये बात पता चलती है कि एफआईआर भी रेस गेस्टे हो सकती है, एफआईआर भी एक सेम ट्रांजैक्शन ऑफ ऑफेंस का पार्ट बन सकती है, मगर उसका कनेक्शन जरूर होना चाहिए फैक्ट इन इशू से। वहां पे फैक्ट इन इशू क्या था कि क्या दूधनाथ पांडे ने पप्पू की हत्या करी थी या नहीं करी थी, तो ये एक फैक्ट इन इशू था। तो ये जजमेंट आप मेरी सीआरपीसी प्लेलिस्ट से, मेरी जो लेटेस्ट वीडियो उसमें से आप जरूर देखना, इसकी मैंने डिटेल एनालिसिस बता रखी है दूधनाथ पांडे के, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट। नाउ कमिंग अपॉन द लैंडमार्क केसेस, जो आप लोगों के लिए याद रखना, मतलब अगर आप रेस गेस्टे कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी है, आप इनको अवॉइड नहीं कर सकते। सबसे पहला आर वर्सेस बेडिंगफील्ड, ये जजमेंट तो आपके एग्जाम्पल में, अगर आप प्रिलिमिनरी का पेपर दे रहे हैं जुडिशरी में, तो आपको एप्लीकेशन बन के कई स्टेट्स में आ चुकी है। A woman suddenly came out of her room and with a cut on her throat and said, "Oh dear aunt, see what B has done to me." एक लेडी एक रूम से बाहर निकलती है और गले गले पे उसका कट है, और वो कहती है, देखो मेरे हस्बैंड, बी उसका हस्बैंड था, सी व्हाट बी हैज डन टू मी। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट अपने आप में एक रेलेवेंट स्टेटमेंट है। कोर्ट ने बोला कि ये उस ट्रांजैक्शन का पार्ट बनती है, इसी वजह से ड्रेस गेस्टे की एप्लीकेशन हो जाने की वजह से ये एक एडमिसिबल एविडेंस माना जाएगा, क्योंकि उसके बाद उस लेडी की मौत हो जाती है। अगला, नाउ दिस इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट, रैटन वर्सेस क्वीन, इंग्लिश केस है ये। हुआ क्या कि एक वाइफ ने कॉल लगाई, और जो उस टाइम पे 1970s के ज़माने में डायरेक्ट कॉल का फैसिलिटी नहीं, आज के टाइम में तो आपके पास मोबाइल, आप किसी को भी कभी भी कॉल, व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल, कुछ भी कर सकते हैं, मगर उस टाइम पे डायरेक्ट कॉल की व्यवस्था नहीं होती थी, टेलीफोन ऑपरेटर को फोन करना पड़ता था, और टेलीफोन ऑपरेटर आपको फर्दर कनेक्ट करता। तो वाइफ ने टेलीफोन ऑपरेटर को कॉल किया और बोला कि मुझे पुलिस का नंबर दीजिए, और उसके बाद वाइफ की मौत हो जाती है। ठीक है, अब आखिरी कॉल या आखिरी स्टेटमेंट आप बोलिए जो वाइफ ने अपने मुंह से बोला, वो था, गेट मी द नंबर ऑफ पुलिस। ठीक है, और उसके बाद वाइफ की डेथ हो गई। तो अब हस्बैंड पे चार्ज बना कि हस्बैंड ने मर्डर किया वाइफ का। तो हस्बैंड ने बोला कि उसका जो शॉट था वो एक्सीडेंटली, मतलब जो गोली थी वो एक्सीडेंटली चल गई थी, उसने जानबूझ के गोली नहीं चलाई थी। मगर लॉ ने यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पे फोकस किया। लॉ ने बोला
कि अगर एक्सीडेंटली गोली चली होती तो आपकी वाइफ ऑपरेटर को कॉल करके ये क्यों बोलती कि मुझे पुलिस का नंबर दीजिए, ये भी तो बोल सकती थी कि मुझे एम्बुलेंस का नंबर दीजिए, ये भी तो बोल सकती थी मुझे हॉस्पिटल का नंबर दीजिए। तो ये बात थोड़ी अटपटी लग रही है, ये बात थोड़ी जम नहीं रही। तो वाइफ ने द मोमेंट अपना मरने से पहले एक तरीके का डाइंग डिक्लेरेशन नहीं, सॉरी, मरने से पहले जब वाइफ ने इस बात को बोली कि गिव मी द नंबर ऑफ पुलिस, तो ये अपने आप में इस चीज का इंडिकेटिव है कि कुछ बात गड़बड़ जरूर है। क्योंकि अगर एक्सीडेंटली कोई चीज होती तो वाइफ पुलिस को नहीं बुलाती, एम्बुलेंस को बुलाती या हॉस्पिटल वाले किसी को बुलाती। तो वो जो आखिरी कॉल पे उसने टेलीफोन ऑपरेटर को जो बात बोली और जो शब्द कहे, वो अपने आप में एक रेलेवेंट फैक्ट है, क्योंकि वो उस ट्रांजेक्शन का पार्ट बनते हैं जो यहाँ पे मैटर इन इशू है, जो यहाँ पे फैक्ट इन इशू है इस कोर्ट के अंदर। तो इस केस के अंदर कोर्ट ने इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट कॉल में गिव मी द नंबर ऑफ पुलिस को कोर्ट ने रेलिवेंट कहा था। नाउ कमिंग अपॉन द नेक्स्ट जजमेंट, जेंटला विजयवर्धन राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। एक ऐसी जजमेंट है जिसमें कोर्ट ने डेथ पेनल्टी को अपहोल्ड किया था। हाई कोर्ट ने डेथ पेनल्टी दी थी और उसको अपहोल्ड किया था। बहुत ही ग्रूसम और बहुत ज्यादा हॉरेंडस क्राइम है, जिसमें क्या हुआ था कि बस में आग लगा दी थी और काफी सारे लोग जिंदा जल गए थे और काफी सारे लोगों को इंजरीज हुई थी। और वो जो ऑफेंडर्स थे, जो अक्यूज थे, वो लोग क्या कर रहे थे, वो बस के नीचे ही वेट कर रहे थे। जैसे लोग भाग रहे थे उनको पकड़ पड़ के उनसे किसी से चेन ले रहे थे, किसी से वॉलेट छीन रहे थे। रॉबरी का इट वाज अ कट क्लियर केस ऑफ रॉबरी एंड अलॉन्ग विद दैट इन्होंने जानबूझ के उन लोगों की हत्या भी करी थी, उनको बस में जला के, बस में आग लगा के। तो अब उसमें हुआ क्या, देखिए यहाँ पे कोर्ट ने ना रेस गेस्टे के ऊपर काफी डिटेल एक्सप्लेनेशन दी और यहाँ पे दो तीन इंपॉर्टेंट बातें कोर्ट ने बोली। सबसे पहली चीज कि जो ये रेस गेस्टे का डॉक्ट्रिन है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन ही यही है कि वैसे तो ये अपने आप में ये जो फैक्ट है, ये फैक्ट इन इशू नहीं है, मगर ये फैक्ट इन इशू से इतना रिलेटेड और कनेक्टेड है, जो कि आपके सेक्शन 6 में भी सेम लैंग्वेज लिखी हुई है, कि ये अपने आप में बहुत रेलिवेंट बन जाता है। दूसरी बात कोर्ट ने बोली कि जो भी स्टेटमेंट, जो यहाँ पे मैंने बोल्ड कर रखा है, जो भी स्टेटमेंट आप रेस गेस्टे में डालना चाहते हैं, तो दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट मस्ट बी कंटेम्पोरेनियस विद द एक्ट। मतलब कि जो एक्ट जिसको आप प्रूव करना चाहते हैं कोर्ट में, या जो ऑफेंस वहां पे हुआ है, वो उसके साथ, उसके आसपास उस टाइम पे होनी चाहिए और उससे उसका रिश्ता होना चाहिए। जैसे इसका एग्जांपल देता हूं, लॉ ने कहा कि वहां पे मान लीजिए बर्न जो हुआ, तो बर्न होने के बाद किसी व्यक्ति ने बोला अरे इसने मेरे को मार दिया, इसने मेरे को मार दिया, इसने मेरे को मार दिया। तो अगर ये स्टेटमेंट कोई व्यक्ति मरते वक्त बोल रहा है, जलते वक्त बोल रहा है, तो there must be some relevancy in that, because that particular statement is contemporaneous with the offense which is in question in the court of law. दूसरी बात कोर्ट ने यहाँ पे बोली कि अगर यहाँ पे किसी प्रकार का इंटरवल आ जाता है, जब वो ऑफेंस हुआ, जब वो ट्रांजेक्शन हुआ, उसके बाद अगर कोई इंटरवल आ जाता है जहां पे ये टाइम मिल जाए कि उस स्टेटमेंट को फैब्रिकेट किया जा सकता है, तब वो रेस गेस्टे का पार्ट नहीं बनेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। लॉ ने बोला कि अगर कोई इंसिडेंट आ जाता है तब वो रेस गेस्टे का पार्ट नहीं बनेगा। तो यहाँ पे कोर्ट ने हालांकि अपहेल्ड किया था डेथ पेनल्टी को, डेथ पेनल्टी दी थी, मगर कोर्ट ने यहाँ पे रेस गेस्टे का पार्ट नहीं बोला था, क्योंकि कोर्ट ने बोला कि जब यहाँ पे विटनेसेस की, जो विक्टिम्स थे, इनफैक्ट विक्टिम की जब स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड किया गया जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने, तो वहां पे एक एप्रिशिएबल इंटरवल आ गया था। एप्रिशिएबल का मतलब कि एक लंबा टाइम आ गया था जहां पे देयर वर प्रोबेबिलिटीज कि स्टेटमेंट्स को फैब्रिकेट या फॉल्सिफाई किया जा सकता है। तो उस इंटरवल की वजह से वो जो स्टेटमेंट्स हैं आपके विक्टिम्स की, वो स्टेटमेंट लेजिटिमेसी एक्वायर नहीं कर सकती। तो यहाँ पे कोर्ट ने हालांकि रेस गेस्टे में जो विक्टिम्स की स्टेटमेंट थी उनको मानने से मना कर दिया था, मगर अदर एविडेंसेस इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, अदर एविडेंसेस इतने ज्यादा लीडिंग थे कि उनके बेसिस पे ही उन लोगों को डेथ पेनल्टी अपहोल्ड कर दी गई और उनको मौत की सजा मिली जेंटेला विजयवर्धन राव के केस में। एंड दैट इज अ वेरी लैंडमार्क जजमेंट। नाउ दिस नेक्स्ट जजमेंट, रतन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसमें हुआ क्या, एक लेडी है और उस लेडी के पीछे ये रतन सिंह पड़ा हुआ। तो लेडी ने इससे पहले के इंसिडेंट्स में रतन सिंह की काफी इंसल्ट करी थी, रतन सिंह के खिलाफ कंप्लेंट भी करवा दी थी। तो रतन सिंह की ईगो हर्ट हो गई थी और रतन सिंह ने क्या किया, एक रात को उस लेडी के घर में घुसा, कोर्टयार्ड में घुसा और इन गन शॉट से उसको गोली से मार दिया। तो मरने से पहले रतन सिंह और एक और जो विक्टिम है, जिस लेडी की डेथ हुई, उनके साथ एक और लेडी थी उसी घर के अंदर। तो वहां पे जब वो मरी, तो
उस टाइम पे उस एक्यूज को आइडेंटिफाई कर पा रही थी। तो उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दी कि ये एक्यूज के बारे में, जो एक्यूज की अपीयरेंस वगैरह के बारे में जो बताया, तो वो स्टेटमेंट अपने आप में रेलिवेंट थी। दूसरा, मरने से पहले जो टाइम और प्रॉक्सिमिटी के बारे में उन्होंने बताया, जो स्टेटमेंट टाइम, जिस टाइम पे वो इवेंट हुआ है, मरने से पहले विक्टिम ने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी, वो इन्फॉर्मेशन अपने आप में कोर्ट में एक रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन थी, और वो स्टेटमेंट को सेक्शन 6 ऑफ द एविडेंस एक्ट के अंदर कवर किया गया। क्योंकि यहाँ पे जो बंदे, जिस बंदे के बारे में, मतलब रतन सिंह के बारे में जो विक्टिम ने मरने से पहले बात बोली, जो एक्सप्लेन किया था, तो वो अपने आप में रेलिवेंट था। दूसरी चीज, हालांकि रतन सिंह के एडवोकेट ने यहाँ पे ये रीजन दिया था कि जब कोर्ट यार्ड में इतना ज्यादा अंधेरा है तो उसने आइडेंटिफाई कैसे किया, मगर बहुत सारी स्टेटमेंट जो विक्टिम की रिकॉर्ड करी गई मरने से पहले, जैसे कि उसको आइडेंटिफाई करना कि ये कौन है, नाम से पुकारना, क्योंकि वो उस व्यक्ति को पहले से जानती थी जिसने गोली चलाई थी। दूसरा, जिस टाइम पे वो इवेंट हुआ और प्रॉक्सिमिटी उस चीज़ की, उस इवेंट से, स्टेटमेंट की प्रॉक्सिमिटी इवेंट से, तो उससे सारी चीज़ें प्रूव हो रही थी कि ये सारी स्टेटमेंट जो मरने से पहले विक्टिम ने दी वो अपने आप में एक रेलिवेंट स्टेटमेंट है। तो ये कुछ आज मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया, जजमेंट्स कुछ कराए हैं। मैं अभी और जजमेंट्स कराऊंगा पार्ट सेकंड, जब मैं लाऊंगा एविडेंस एक्ट, मतलब रेस गेस्टे का, तो उसमें मैं और 3 4 5 जजमेंट्स कराऊंगा, ताकि रेस गेस्टे का आपका ये जो टॉपिक है बहुत एक्सप्लानेटरी और डिटेल वर्जन में हो जाए। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी, और प्लीज मेरे चैनल को ऐसे ही देखते रहें और मुझे सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच।